गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे जनसंख्या वितरण के प्रारूप को। किसी देश के निवासी ही उस देश का वास्तविक धन होते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो अन्य संसाधनों की भांति ही वहाँ के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं। उन्हीं से संबंधित विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं और एक देश की पहचान उस देश के लोगों से होती है। यह जानना किसी भी देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि वहाँ पर स्त्री और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु या जीवन प्रत्याशा कितनी है, वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में रहते हैं, वे पढ़ लिख सकते हैं या नहीं पढ़ लिख पाते हैं, या वो काम के विभिन्न रोज़गार के उनके माध्यम कौन कौन से हैं। यही सब तथ्य इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या में लगभग 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है और जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के विभिन्न प्रारूपों की हम चर्चा करेंगे। विश्व के जनसंख्या वितरण का जो प्रारूप है उसके अंतर्गत कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या है और उसका घनत्व किसी भी एक क्षेत्र में कितना है, यह सब जनांकीय विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं और इसके संदर्भ में ही हम बात करेंगे। जनसंख्या शब्द का अर्थ जो है वह उस भूपृष्ठ पर जो लोग रह रहे हैं, कितना प्रतिशत लोग कहाँ रह रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। विश्व की जनसंख्या का 90% और इसके 10%, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% है और इसके 10% भाग जो है वो अन्य स्थानों पर निवास करता है। यानी विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देश के विश्व के विभिन्न जो हिस्से हैं उसमें 60% जनसंख्या निवास करती है और 10 देशों में 6 ऐसे एशिया में अवस्थित हैं जिसमें एशिया के 6 देशों को विभिन्न जो भाग हैं उनके अंतर्गत निवास करती है। अब हम जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखें, इसमें प्रतिशत में नहीं बल्कि जनसंख्या करोड़ के अंतर्गत इस चार्ट के अंतर्गत दर्शा रखी है। ये देख रहे हैं हम कि भारत और चीन जो है वो 1200 करोड़ से ज़्यादा, आप देख रहे हैं जनसंख्या का ग्राफ भारत और चीन का कितना अधिक है। फिर आप नीचे वाले क्रमशः जो विभिन्न देश हैं उनका आप देख रहे हैं, तो वो एक आंकड़े से हमें, ग्राफ के माध्यम से हमें भारत और चीन की स्थिति का हमें आंकड़ा पता पड़ रहा है। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एशिया जो विभिन्न कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंतर्गत हम देख रहे हैं एक जनसंख्या देखिए, आप भू क्षेत्र देखिए, फिर जनसंख्या घनत्व है और विश्व के भाग में प्रतिशत। अगर एशिया का विश्व के भाग के अंतर्गत जो स्थल लैंड है उसका अगर हम बात करें तो 59.5% है, यानी लगभग 60% के करीब मान लीजिए स्थलीय भाग है और जिसमें जनसंख्या का घनत्व 146% यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रह रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यानी 60% धरातल पर 146 पर्सन पर किलोमीटर पे रह रहे हैं। इधर अफ्रीका का 16% है, लगभग 17% एरिया है और उसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो 43 है। यूरोप का आप देखिए 9.7 यानी लगभग 10% के करीब मान लीजिए और उसमें जनसंख्या घनत्व 33% है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के अंतर्गत 8.5% जनसंख्या विश्व का भाग है, स्थलीय भाग, और उसमें 32% जो जनसंख्या घनत्व है। तो यानी हम इस क्रम में अगर समझ सकते हैं कि ये स्थिति है। फिर इसके पश्चात आ जाइए नेक्स्ट के अंतर्गत जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि भौगोलिक कारकों को ले लेते हैं। किसी भी स्थान विशेष के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जल की उपलब्धता का मानव जीवन के ऊपर बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि वहीं जल जो है वो महत्वपूर्ण कारक है। लोगों को बसने के लिए वहीं प्राथमिक रूप से रहना पसंद करते हैं जहाँ पे जल आसानी से सुलभ हो, पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन के लिए, विभिन्न पशुओं के लिए, फसलों के लिए, उद्योगों के लिए, नौ संचालन के लिए और विभिन्न, अगर हम विश्व के अंतर्गत देखें तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं
वो हमारी नदी घाटियों पर ही विकसित हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे आसानी से जल जो है वो उपलब्ध हो जाता है। फिर भू आकृति की बात करें तो पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों ही स्थानों की अगर हम बात करें तो मनुष्य सदैव समतल स्थानों पर या मैदानी भागों पर रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर सम परिस्थितियाँ हैं और जो कृषिगत उत्पादन के लिए और रहने के लिए अनुकूल होते हैं। जबकि ढालों पर पहाड़ी क्षेत्रों में और ढालों में मनुष्य ने कभी भी वरीयता रहने के लिए नहीं दी है, बल्कि मैदानी भागों में फसलों का उत्पादन हो पाता है। सड़क निर्माण, विभिन्न किस्म के उद्योग धंधे, परिवहन तंत्र, कृषिगत औद्योगिक विकास, सब ये इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत हो पाता है। इसलिए पर्वतीय एवं पठारी भागों के अंतर्गत विरल जनसंख्या पाई जाती है और मैदानी भागों के अंतर्गत अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु के अति उष्ण और अति ठंडे स्थलों के अंतर्गत भी मानव जीवन के लिए विषम परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं, जो उसके लिए असुविधाजनक होती हैं। और सुविधाजनक जलवायु या सम जलवायु वाले स्थानों पर मनुष्य रहना पसंद करता है। और इसी तरीके से भूमध्य सागरीय प्रदेशों के अंतर्गत सुखद जलवायु के कारण यहाँ पर आरंभिक काल से लोग बसे हुए हैं और अनेक सभ्यताएं यहाँ फली फूली हैं और यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो अधिक पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं मृदा की। उपजाऊ मृदाएं किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर हम देखें तो दोमट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और इसमें दोमट मिट्टी वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये ही दोमट मृदा जो है वो कृषि उत्पादन का आधार बनती है। और भारत के लगभग उन्हीं क्षेत्रों के अगर हम बात करें तो जहाँ पे कम उपजाऊ मृदा है वहाँ पर लोग कम पाए जाते हैं, और जहाँ पर अधिक उपजाऊ मृदा है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व हमें अधिक देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में पहला पॉइंट ले लेते हैं हम खनिज निक्षेप। कहीं पर भी किसी भी स्थान विशेष पर जहाँ पर खनिजों का निक्षेपण अधिक मात्रा में है तो विभिन्न किस्म के उद्योग धंधे वहाँ विकसित होते हैं, खनन के लिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए, और वो जो है वो विभिन्न किस्म के रोजगार उस क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध कराते हैं। अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी भी इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें रोज़गार की उपलब्धता होती है। इसी तरीके से अफ्रीका के कटंगा, जामिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं नगरीकरण की। नगरीकरण के अंतर्गत वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व हमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न किस्म की सुविधाएं जो है लोगों को मिलती हैं, चाहे वो रोज़गार की सुविधा हो, चाहे शैक्षणिक सुविधाएं हों, चिकित्सा सुविधाएं हों, परिवहन एवं संचार के बेहतर साधन उपलब्ध होते हैं, विभिन्न किस्म की अच्छी नागरिक सुविधाएं मौजूद होती हैं, विभिन्न किस्म के आकर्षण जो है वो नगरों की तरफ लोगों को खींचते हैं। सिनेमा हॉल्स हैं और विभिन्न चौड़ी सड़कें हैं, रहन सहन का उच्च स्तर, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सदैव ही आकर्षित करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे निरंतर नगरों की ओर जो प्रवसन है वो अधिक मात्रा में होता रहता है। फिर नेक्स्ट कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पे कि धार्मिक या हम कहें विभिन्न धर्मस्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर इत्यादि होते हैं, तो उसके कारण भी लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक महत्व के भी शहर होते हैं, वो लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग उन स्थानों की ओर निरंतर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कि धार्मिक स्थल हों या राजनीतिक स्थलों के अंतर्गत भी लोग बाग रहना पसंद करते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत मूल जो कारक है वहाँ पे शांति होनी चाहिए। अगर राजनीतिक अस्थिरता या अशांति का वातावरण है किसी स्थान पर तो वहाँ लोगों की बसावट कम होगी, लोगों का वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं होगा बल्कि कम होगा। इसी तरीके से सरकारें जो विभिन्न क्षेत्रों में बसने के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों से लोग बाग वहाँ से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो वहाँ पे कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं
जो कि लोगों को रहने के लिए वहाँ उत्तम सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो जिसके फलस्वरूप वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है और ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले हमारे मूल कारक कहे जा सकते हैं।